बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने एक नई चुगल मारी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में है। एक बार 5 साल के लिए सिंध को मांग लिया है एमकेएम पाकिस्तान ने, और एमकेएम पाकिस्तान की लियारी में एंट्री हो चुकी है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने पत्ते खेल दिए हैं। क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपने नाम सुना होगा ना, हामिद मीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इनका नाम जो है वो अच्छे लफ्जों में जाना जाता है, नाम अच्छे लफ्जों में लिया जाता है। वैसे तो इतलात है कि हामिद मीर जो निजी टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं उनके ऊपर जो है पाबंदी लगी हुई है। फिर किसी ने ये कहा कि हामिद मीर के ऊपर पाबंदी नहीं लगी हुई, हामिद मीर साहब जो हैं वो छुट्टियों पर गए हुए हैं, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। फिर अचानक जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें हामिद मीर साहब किसी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, और इस खिताब में हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल हीरो जो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनके हवाले से वो बात करते हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से बात करते हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो निशान इबरत बनाया है, उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गौरी मिसाइल की रेंज बढ़ाकर वो इसराइल की तरफ लेकर जा रहे थे। मतलब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का प्लान ये था, कभी हमें इसराइल को टारगेट करना हो तो हम उसके लिए एक मिसाइल बनाएं जिसकी रेंज हम इतनी रखें कि वो इसराइल को बआसानी टारगेट कर सके। लेकिन जैसे ये बात जनरल परवेज मुशर्रफ को पता चलती है तो उनको बहुत बुरा लगता है, और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने इसी वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को निशाने इबरत बनाया। ये तो बात हो गई कल जो उन्होंने अपने स्पीच की उसमें उन्होंने ये कहा। अब जब वैसे तो बहुत सारे कारनामे हैं हामिद मीर साहब के, लेकिन एक कारनामा जाहिर है बात हो रही है जनरल मुशर्रफ की। तो जनरल मुशर्रफ के दौर में एक वाकया पेश आया था, लाल मस्जिद ऑपरेशन। लाल मस्जिद ऑपरेशन के हवाले से हामिद मीर का क्या किरदार था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि ये जो लाल मस्जिद वाले हैं माफ कीजिएगा गला सही नहीं है, ये जो लाल मस्जिद वाले हैं ये हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हैं, तो इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया जाता। इनके खिलाफ तो सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। क्या वजह है कि ये लोग लाल मस्जिद वाले ये लोग हुकूमत के रेड को चैलेंज कर रहे हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये कहते हैं हामिद मीर साहब। फिर जनरल मुशर्रफ के हुक्म के ऊपर लाल मस्जिद पर ऑपरेशन कर दिया जाता है। वो ऑपरेशन क्यों होता है बहुत से लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो फिर तारीख उठा के देख सकते हैं कि वो ऑपरेशन क्यों हुआ था। फिर खैर मुशर्रफ साहब जो है वो हुक्म देते हैं और लाल मस्जिद में ऑपरेशन शुरू किया जाता है। उस ऑपरेशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो हलाक भी होते हैं, बहुत सारा असला रिकवर होता है जो दुनिया ने देखा। अब जब ये हो जाता है ऑपरेशन, इसके बाद जो है वही हामिद मीर जो डिमांड कर रहे थे कि ऑपरेशन होना चाहिए, वही हामिद मीर ऑपरेशन होने के अगले दिन अपने टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, मुसलमान ने मुसलमान का खून बहाया, एक भाई ने दूसरे भाई का खून बहाया, इस तरह के इक़दाम नहीं होना चाहिए था, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था। इस तरह की बातें हुई ना वो फिर हामिद मीर साहब करते हुए नजर आते हैं। वैसे तो हामिद मीर साहब ने इनकी मिसालों से तो किताबें भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, जो जो इनके कारनामे दुनिया जानती है, क्या कुछ इन्होंने किया और क्या कुछ ये करते रहे हैं और अब भी ये क्या कर रहे हैं सबको पता है। ये मुझ जैसा एक छोटा सा बंदा क्या बताए, सबको पता है। हामिद मीर की आप तारीख उठा के देख लें, सबको ही पता है। तो खैर मुशर्रफ साहब की बात हुई थी तो यहाँ जवाब देना जरूरी था, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैंने जो ये चैनल बनाया था, मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया था, ये मैंने इसी वजह से बनाया था जो
हम लोगों के ऊपर, मतलब मुशर्रफ साहब जाहिर है एक हमारी कम्युनिटी के थे, महाजिर थे, कराची से ताल्लुक था। तो इसी तरह की एक बात जो है वो आप लोग को याद होगा, सन 2021 में सिंध असेंबली में खड़े होके जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने सिंध असेंबली में खड़े होके कहा था कि हम जो है मेजॉरिटी में हैं और तुम लोग जो माइनॉरिटी में हो, और जो फैसले करेंगे वो मेजॉरिटी वाले करेंगे, तुम लोग माइनॉरिटी में हो और माइनॉरिटी में रहोगे। आपको याद होगा ना, ये स्पीच थी उनका, एक खिताब उन्होंने किया था सिंध असेंबली में मुराद अली शाह साहब ने। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये बात आई थी, यार एक जो ना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, फिर ऐसे लोगों को जाहिर अब जितनी हमारी हैसियत है उसके हिसाब से जवाब दे सकेंगे। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया उस टाइम पर आया था जब ये मामलात हुए थे, ये वाले ना, जो मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाली बात की थी। और वो की इस वजह से थी कि एमकेएम पाकिस्तान के किसी बंदे ने ये कह दिया था नासिर हुसैन साहब के हवाले से कि रहते जो है वो शिकारपुर में और फैसले ये करेंगे कराची के, ये एक बात करती थी, उस पर ये आग बबूला हो गए थे। हाँ हाँ हम फैसले करेंगे, हम मेजॉरिटी में हम फैसले करेंगे, तुम माइनॉरिटी में हो, तुम्हें कोई हक नहीं है फैसले करने का और तुम माइनॉरिटी में रहोगे। ये पीपल्स पार्टी का प्लान था कि हम लोग को माइनॉरिटी में लाना है। यहाँ जो दीगर कौमों को लाके बसा देना, हर गली कूचे के अंदर भरा पड़ा है सिराई की, भरा पड़ा है और दूसरे लोग जो यहाँ आए हुए, तो ये इनका प्लान था ना। आज देख लें धड़ल्ले से डकैतियां मारते फिर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को शहीद करते फिर रहे हैं, जहां दिल करता है वहां डकैती मारते, जहां दिल जिसको दिल करता है उसको गोली मार के शहीद कर देते हैं। इनको पूछने वाला पकड़ने वाला कोई नहीं होता। सिंध कल्चर डे मनाया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो पुलिस के मोबाइल के ऊपर जो है ना वो लाठियां मारी जाती हैं, शीशे तोड़े जाते हैं, पुलिस वालों के सर फाड़े जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ये सब कुछ जो है आपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के चक्कर में किया, ये दुनिया जानती है, बात कहीं और से और निकल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से। एमकेएम पाकिस्तान जिस तरह के बयानात आजकल आ रहे हैं, खासतौर पे अर्शी शॉपिंग सेंटर के हवाले से जो कुछ हुआ वो आप लोग को पता ही होगा। उस पर जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने तो कहा कि भाई ये जो मामलात हुए, जो नुकसान हुआ है, कराची वाले किसके पास जाएं, कराची वाले किसका गिरेबान पकड़े, कराची वाले अपने नुकसान का अजाले के लिए किसके पास जाएं। इसके बाद जो है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं अगर कराची का पैसा कराची पर नहीं लगेगा तो फिर ये पैसा कहीं पर भी नहीं लगेगा। और भी बड़े सख्त जुमले जो हैं वो एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए। फिर एक खिताब जो है वो मुस्तफा कमाल साहब का होता है और उस किताब में मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं 15 साल जो है सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की है, कोई एक यूसी ऐसा नहीं है जहां पर पीपल्स पार्टी जिसकी मिसाल दे सके किसी एक यूसी की। जैसे होता है ना कि भाई हमने यहाँ पे ये काम कराया, बोल रहे हैं कोई एक यूसी ऐसा नहीं है जिसकी मिसाल जो है वो पीपल्स पार्टी दे सके। और फिर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो लाहौर में खड़ा होकर नहीं कह सकते कि हम लाहौर को कराची बना देंगे। ये कहते हैं मुस्तफा कमाल साहब कि बिलावल भुट्टो लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि हम लाहौर को कराची बना देंगे। ऐसा लाहौरी भी अपने कान पकड़ लेंगे अगर ऐसा कह दिया उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि एक बार मुस्तफा कमाल साहब ने डिमांड की है, किससे की है नहीं पता, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि एक बार 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दो, एक बार सिंध 5 साल के लिए हमारे हवाले कर दो, फिर 5 साल बाद लाड़काना से पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात की है मुस्तफा कमाल साहब ने, एक बड़े पुरजोश जिस तरीके से वो होते हैं उस अंदाज में उन्होंने कहा और बड़ा एक ऐलान किया उन्होंने कि एक बार सिंध जो एक बड़ी डिमांड की उन्होंने कि एक बार सिंध 5 साल के लिए हमारे हवाले कर दो, तो उसके बाद जो है वो लाड़काना से ही पीपल्स पार्टी का एकदम खलास, कोई काम नहीं होगा। ये कहना है मुस्तफा कमाल साहब का। इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब जी बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने पत्ते खेल दिए। क्या पत्ते खेले हैं बानी एमकेएम ने? आप लोग को याद होगा अब से कुछ दिन पहले से इतलात आ रही थी कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो अपने जर्नल वर्कर्स के इजलास बुला रहे हैं। अच्छा, जर्नल वर्कर्स इजलास होते हैं वो जो कारकुनान होते हैं, जो हमदर्द होते हैं, वो लोग, उन लोगों को बुलाया जाता है। उन लोगों के जो है वो इजलास हो रहे थे और उसमें जो लोगों से उन्होंने राय मांगी थी कि
2024 में जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उसमें एमक्यूएम को क्या अपना राय अमल करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको बाइकआउट करना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, उस हवाले से उन्होंने राय मांगी थी। तो 3 इजलास हुए जनरल वर्कर्स के, उसके बाद जो ईमेल्स वगैरह उन तक मौसूल हैं उसकी रोशनी में उन्होंने ये फैसला किया है कि एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम लंदन जो बानी एमक्यूएम की एमक्यूएम है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी और वो पूरे पाकिस्तान से आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार जो लोग ख्वाहिशमंद हैं इलेक्शन लड़ने के, उनकी तरफ से उन्होंने एक फॉर्म का इजरा किया है, एक फॉर्म जारी किया है और वो फॉर्म जो है उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। जो लोग समझते हैं कि वो जीत सकते हैं, वो जो उम्मीदवार हैं जो उनमें इंटरेस्टेड हैं, वो फॉर्म को फिल करके अपनी तस्वीर के साथ उनको भेजें वहाँ पर उनके ईमेल एड्रेस पे। उसके बाद वो फिर पूरा चेक एंड बैलेंस होगा उनका, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद फिर वो जो फैसला करेंगे कि किसको टिकट देना है नहीं देना। ये एक बड़ा फैसला किया गया है एमक्यूएम लंदन सेक्रेटेरिएट की तरफ से कि इस बार उन्होंने बाइकआउट का नहीं कहा। क्या हो सकता है कि इनका ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी वाली कहानी हो। ये प्लान ए है उनका कि उनके आज़ाद उम्मीदवार खड़े हों। अगर आज़ाद उम्मीदवार आते हैं उनकी तरफ से, जो उनका फॉर्म फिल करते हैं, या उनकी तरफ से नुमाइंदे खड़े होते हैं जो दिलचस्पी लेते हैं उनके अंदर, अगर इस तरह के लोग आते हैं तो उनको देखा जाएगा कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, उनको अपनी सियासत करने की इजाज़त दी जाती है। अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो उसके बाद हो सकता है इनका प्लान बी हो, फिर उसके बाद हो सकता है उनका प्लान सी हो। अब ये सब जो है मामला अभी चल रहे हैं। अभी इन्होंने फॉर्म जारी किया है, आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा कौन कौन उनके नुमाइंदे हैं, कहाँ कहाँ से नुमाइंदे हैं, कौन होता भी है कोई या नहीं होता। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि देखिए ऐसे टाइम पे एमक्यूएम लंदन को तो जाहिर है वही ज्वाइन करेगा ना, इसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। अब ये खुद जो है वो बानी एमक्यूएम भी समझते होंगे कि ये मुश्किल वक्त है, ऐसे वक्त पे तो बहुत से लोगों ने उनका साथ छोड़ा ना, तो हो सकता है अब जब जहाँ लोग उनके अपने साथ छोड़ गए तो वहां पे नया बंदा उनको कैसे कोई ज्वाइन कर लेगा। ऐसे टाइम पे उन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्होंने एक फॉर्म जारी किया और कहा कि जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो ये फॉर्म फिल करें और उसके बाद जो है फिर वो बताएंगे कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। ये एक बड़ा फैसला किया गया है एमक्यूएम की तरफ से, बानी एमक्यूएम की तरफ से। अब इनको जाहिर है एमक्यूएम की कोई जमात यहाँ पर सिवाय एमक्यूएम पाकिस्तान के और कोई ऐसी जमात यहाँ रजिस्टर्ड तो नहीं है, मतलब उनकी कोई ऐसी एमक्यूएम लंदन नाम की कोई जमात यहाँ रजिस्टर्ड तो नहीं है, या उनका कोई सिंबल भी नहीं है, उनका कोई इंतखाबी निशान भी नहीं है। तो ये काम जो ये सब बड़ी तेजी से होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब बहुत कम टाइम रह गया है। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि आगे क्या एमक्यूएम लंदन करने जा रही है और प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चलेगा। तो जी ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जो आप लोगों तक कुछ खबरें थी जो पहुंचाना बहुत जरूरी थी, खासतौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के हवाले से। और जो हामिद मीर साहब जो है जैसे लोग हैं, और फिर इसके अलावा जो कराची के हालात हैं, जो रोजाना की बुनियाद पे कभी फूड पांडा का जो राइडर होता है बेचारे के पास 12-15 हज़ार का मोबाइल है, उसको भी छीनने की कोशिश की जाती है, जिसकी जाहिर है उसकी वो रोजी रोटी है, वो मोबाइल उसके पास है तो वो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए घर से निकला हुआ है उस मोबाइल की वजह से। अगर वो छीना जाता है तो थोड़ी बहुत वो मजामत करेगा, नहीं करनी चाहिए। अगर कर भी लेता है तो यार आप देखें, ये बस अल्लाह से पनाह मांगे जी, कुछ ऐसा हो जाए कराची में अमन आ जाए। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।